चलिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और सभी स्टूडेंट जो भी यहाँ पर साध्य पीएससी एकेडमी से जुड़ेंगे तो इस समय या फिर इस क्लास के माध्यम से हम अभी पिछले क्लास से ही स्टार्ट किए थे जो आपकी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो व्याख्याता की पोस्ट आने वाली है, जिसमें यहाँ पर इतिहास व्याख्याता और जो उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद पर जो भर्ती आने वाली है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास के सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर इतिहास व्याख्याता और इतिहास असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरे साथ जुड़कर बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। और जिसमें मैंने पूरी तरीके से इसके सिलेबस, संभावित क्या हो सकते हैं, इनकी जो योग्यता है, क्या क्या मांगी जा सकती है, उन पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बना दिया है और वो मेरा क्लास नंबर 1 है। ठीक है। और जब भी आपको ये वीडियो मिले और अगर आप पहला वीडियो देखेंगे तो इसके पहले 2 वीडियो और हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर उपलब्ध है, उनको आप लोग देख लेंगे। और चूँकि हम कल की क्लास से इतिहास का परिचय देख चुके हैं, इतिहास के परिचय से हम अवगत हो चुके हैं, तो उसके बाद से आज हम थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम इतिहास में भारत के नामकरण के बारे में संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे। कल मैंने जो क्लास लिया था उसमें मैंने आपको अप्रोच के बारे में बात किया था कि अगर आपको व्याख्याता के लिए पढ़ना है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ना है, तो जो हम ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से जो हम सीजीपीएससी के लिए इतिहास को पढ़ते हैं, सीजी व्यापम के लिए इतिहास को पढ़ते हैं, तो उससे थोड़ा हटकर उससे 1 से 2 लेवल ऊपर जाकर आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर एग्ज़ाम निकलेगा व्याख्याता के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर। क्योंकि आप मास्टर डिग्री वाले हो तो मास्टर डिग्री के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन यहाँ पर बहुत डीप पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि मैंने कल भी चर्चा किया था कि सीजीपीएससी में इतिहास से 7 से 8 क्वेश्चन या फिर अधिकतम 10-11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीजी व्यापम के विभिन्न एग्जामों में 5 से 6, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें कुछ यहाँ पर फेवरेट टॉपिक है या फिर महत्वपूर्ण टॉपिक है या फिर जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित करेंट अफेयर से कुछ रिलेटेड इशू होता है तो उससे पूछ लिया जाता है। तो उसमें यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन या फिर 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक जो हाईलाइटेड टॉपिक है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब ये आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें पूरा इतिहास से सब जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कभी कभी आप जब सीजीपीएससी प्री देते हो एग्ज़ाम, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत बियॉन्ड द सिलेबस लगता है, ये इतिहास के सिलेबस से बाहर, तो वैसे क्षेत्र को हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और इस अप्रोच के साथ हम पढ़ेंगे तभी हमारा यहाँ पर क्लियर हो पाएगा। हम जिस अप्रोच से सीजीपीएससी प्री और मेंस को पढ़ते हैं तो उस अप्रोच से नहीं निकलेगा। ठीक है, ये मैं शुरू से ही बता दिया हूँ और शुरू से इस पर हमने चर्चा किया है। तो आप जुड़ेंगे हमारे साथ तो यहाँ पर तैयारी कराया जाएगा। और साथ ही साथ आप सबके लिए जानकारी ये भी है कि यहाँ पर केवल इतिहास व्याख्याता ही नहीं, शिक्षक भर्ती की जितने भी, चाहे शिक्षक के लिए हो, सहायक शिक्षक के लिए हो, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए हो, ठीक है, साथ ही साथ जो व्याख्याता के जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट आए हैं, तो लगभग सभी सब्जेक्ट की तैयारी साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा कराई जा रही है। और किसी को भी यहाँ पर तैयारी करना है और कुछ भी क्वेश्चन है तो हमारे एकेडमी के जो नंबर दिए गए हैं उन सब पर आप बात कर सकते हैं और अपनी जो भी यहाँ पर दिक्कतें हैं, समस्या, उनसे यहाँ पर पूछकर आप कोर्स को खरीद सकते हैं और तैयारी बहुत जल्दी चालू कर सकते। ठीक है, क्योंकि अब शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट होती जा रही है। ठीक है, आपको पता है कि सीजी टेट भी यहाँ पर फरवरी में होने वाला है, उसका भी अब फॉर्म भराना चालू हो गया है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर सीजी टेट हो जाता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि नए शिक्षण सत्र से पहले फरवरी में हो जाएगा, मार्च में शायद उसका रिजल्ट आ जाना है। और फिर मार्च में ही ऐसा लगता है कि यहाँ पर शिक्षक भर्ती या फिर उससे पहले भी यहाँ पर उनका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम में भी अप्रैल या फिर मार्च के जो लास्ट वीक होता है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि नए शिक्षण सत्र चालू कब से हो जाता है? जून से स्टार्ट हो जाता है। तो जून से जब स्टार्ट हो जाता है तो इस प्रक्रिया के लिए एग्ज़ाम आपके होने की संभावना मार्च से अप्रैल के बीच में, क्योंकि रिजल्ट भी जारी करना होता है, उतनी सभी चीज़ों को जांचना भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना होता है, तो इस प्रोसेस में लगभग 1.5 से 2 महीने तो लगेगा। ठीक है, तो मई
का पूरा और जून का आधा, तो इस 1.5 महीने में हो जाएगा और आपको फिर यहाँ पर बहाली आपकी हो जाएगी कहाँ पर, जून से स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी हम संभावना लेकर चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बताने का परिप्रेक्ष्य, बताने का सारांश ये है कि तैयारी आपको बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी से करना है। क्योंकि अब आप बोलोगे कि अब जितना भी पोस्ट आ रहा है भले कम है, लेकिन पोस्ट आ रहा है तो उनको आप छोड़ ही नहीं सकते। उनके लिए प्रॉपर एक रणनीति के साथ, एक टाइम टेबल के साथ आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। चलो, तो अब ये हो गया आपके लिए जानकारी, आपके लिए बातें। और हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट हम जिसकी क्लास चालू किए हैं उस पर देखो, कल की क्लास को अगर हम देखें तो कल की क्लास में हमने समझने का प्रयास किया था कि जो इतिहास है, इतिहास का परिचय हमने देखने की कोशिश किया था। ठीक है, तो इतिहास के परिचय में जब हम गए थे तो हमने यहाँ पर समझा था। देखो, कल की क्लास को थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो, और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखो, कल की क्लास में हमने चर्चा किया था इतिहास सब्जेक्ट के बारे में कि इनका वेटेज कैसा है, कैसे पूछा जाता है, क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों रखा जाता है, तो इन सब पर हमने चर्चा किया था। और इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, इन पर भी हमने कल की क्लास में थोड़ा सा ये विश्लेषण देखा था कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ है, उसकी उत्पत्ति देखेंगे। फिर इतिहास में भारत का नामकरण हम देखेंगे। आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इस टॉपिक से जो भी बच गया उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। और इतिहास लेखन एवं इतिहास का अध्ययन कैसे स्टार्ट हुआ, इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, और फिर इतिहास की उपयोगिता क्या है, तो इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, जिस पर हम कभी भी चर्चा नहीं करते जब हम CGPSC के लिए पढ़ते हैं और व्यापम के लिए पढ़ते हैं। देखो, कल हमने चर्चा किया था कि इतिहास शब्द का पहला उल्लेख अथर्ववेद में आया है। ठीक है, और इतिहास का शाब्दिक अर्थ इति धन आधन हास होता है, जिसका मतलब होता है ऐसा घटित हुआ या फिर निश्चित ही ऐसा घटित हुआ जिसमें हमने देखा कि इतिहास में असत्यता के लिए जगह नहीं है। इतिहास जो कुछ भी लिखा जाता है वो किसी न किसी सोर्स के हिसाब से लिखा जाए, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत हो, चाहे कोई साहित्यिक स्रोत हो, चाहे किसी विदेशियों का विवरण हो। ये 3 प्रकार के स्रोत आते हैं हमारे पास इतिहास जानने के, तो कोई ना कोई एक रहता है, तो उन्हीं के आधार पर हम देखते। तो यहाँ पर असत्यता अर्थात झूठ के लिए कोई जगह नहीं रहता इतिहास में, और प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर उल्लेख करते हैं। तथ्य बहुत जाते हैं लेकिन उसका प्रमाण्य वो ऑथेंटिक होना चाहिए, उसके आधार पर हम उल्लेख करते हैं। और इतिहास को हमने समझा था, इतिहास न तो यहाँ पर नाटक है न ही कहानी है, मतलब इसमें पूरी तरीके से ये क्रमबद्ध घटनाओं का सार है और तिथिगत तरीके से चलता है। तो ये सत्य घटनाओं पर आधारित पूरी तरीके से यहाँ पर एक क्रमबद्धता तिथि को दिखाने वाला ये इतिहास है। ये हमने पढ़ा था कल की क्लास में। उसके बाद इतिहास क्यों, तो इतिहास क्यों जरूरी है इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो एक बहुत बड़े इतिहासकार आएंगे, बर्नी, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी इसका पूरा नाम था, जो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहता था। और फिरोज शाह तुगलक के लिए उन्होंने तारीख फिरोजशाही लिखा था, जिसमें इन्होंने इतिहास की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए, इतिहास क्यों इंपॉर्टेंट इसको बताने के लिए इसका जो कोटेशन है, विज्ञानों की जर्नी है कौन, इतिहास। तो इतिहास से ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आती है। जैसे इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो किसी एक कल्चर का, किसी एक सभ्यता का अगर हम इतिहास पढ़ें तो उसका सामाजिक जीवन देखते हैं, राजनीतिक जीवन देखते हैं, धार्मिक जीवन देखते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल जीवन देखते हैं। तो उन सब चीज़ों से अगर हम धार्मिक सामाजिक जीवन को देखें तो सामाजिक विज्ञान का जन्म हुआ, ठीक है। उसकी पॉलिटिकल चीज़ों को देखें तो पॉलिटिकल साइंस का जन्म हुआ, और उनकी अर्थव्यवस्था को देखें तो एक अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के रूप में यहाँ पर निकल के आई। तो विज्ञान, अन्य विज्ञानों की जननी किसको कहा गया है, इतिहास को कहा गया है। इसलिए इतिहास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अपने यहाँ पर पहचान को लेकर। ये जियाउद्दीन बर्नी बोलता है, ठीक है। उसके बाद अबुल फजल का अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अकबर के दरबार में रहता था, और अकबर के लिए इन्होंने आईने अकबरी लिखा है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला था कि इतिहास एक ऐसा दवाखाना है जिसमें व्यक्ति अपने प्रत्येक बीमारी का इलाज कर सकता है अनुभव के आधार पर। तो मैंने कल बताया था कि बहुत सारे ऐसे योद्धा आएंगे जो इतिहास से सीखेंगे, बहुत सारे ऐसे योद्धा आएंगे जो इतिहास से नहीं सीखेंगे, और वो भी वही गलती करेंगे और उसी में उनका पतन हो जाएगा। ये हमको देखना है, ठीक है। तो इतना चीज़ें हमने कल की क्लास में पढ़ा था। चलिए अब हम देखते हैं कि इतिहास क्या है करके, ठीक है। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं इतिहास क्या है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, ठीक है। चलो, अब जितने भी साथी मेरे साथ जुड़ेंगे इस क्लास के माध्यम से, तो उनके लिए ये मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रत्येक चीज़ों को मैं नहीं बताते चलूँगा। उसके पीछे रीज़न ये रहेगा कि आप जितने भी साथी जुड़ेंगे मेरे साथ, आप मास्टर डिग्री वाले रहेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं इतिहास आपने पढ़ा है, तो इतिहास आपने पढ़ा है तो बहुत बेसिक चीज़ें तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप इतिहास को लिखे हैं, पढ़ें,
बहुत अनुभव किए हैं सभी चीज़ों को, तो इसलिए हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को एकदम शुरुआत से नहीं बताएंगे। जैसे मैं अगर अशोक बोल रहा हूँ तो आपको याद आना चाहिए कि अशोक एक राजा था जिनकी नीति बहुत अच्छी रही। मैं अकबर बोलूँ तो अकबर इससे इस समय था। ये सब चीज़ें आपको याद आना चाहिए क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है। अगर वहीं आप PSC वाले बच्चे हो जो पहली बार पढ़ते तो हर चीज़ों को बहुत एनालिसिस करके बहुत ज़्यादा यहाँ पर डीप में जाकर बहुत ज़्यादा सतही तरीके से आपको पढ़ाया जाता है सब चीज़ों को बता के। लेकिन यहाँ पर मैं अकबर का नाम आएगा तो अकबर बोलूँगा और आपको समझना पड़ेगा कि अकबर कौन थे, कैसे थे, क्योंकि आप मास्टर डिग्री वाले हो और आपको यहाँ पर पढ़ना कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को लाना कैसे, उसी पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो, जहाँ पर समझ नहीं आएगा तो आप पूछेंगे बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे इतिहास क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इतिहास क्या है, तो बहुत सारे लोग तो इतिहास क्या है यही बोल देते कि तिथियों का, यहाँ पर युद्धों का, ठीक है, राजा महाराजाओं का समय ही इतिहास है, ऐसा बोल दिया जाता है। पुरानी घटना ही इतिहास है, अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास है, ये सब चीज़ें बोल दिया जाता है। तो वो हम बोलते हैं, वो किताबें बोलती हैं। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े इतिहासकार रहे हैं उनको अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो उनका जो कोटेशन है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे आप समाजशास्त्र पढ़ते हो तो समाजशास्त्रों की बहुत सारी परिभाषाएं आती हैं, तो उनमें बहुत सारे लोग यहाँ पर थ्योरीज लेकर आते हैं, बहुत सारे समाजशास्त्री आते हैं। तो वैसे ही इतिहास में भी बहुत सारे इतिहासकार आते हैं और उन इतिहासकारों को अब जब आप व्याख्याता के लिए तैयारी कर रहे हो तो उन इतिहासकारों को आपको जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे एक बहुत बड़े इतिहास कराएंगे, जैसे हम पहले वेस्टर्न इतिहासकारों की बात करेंगे, पाश्चात्य यहाँ पर हिस्टोरियन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो पाश्चात्य हिस्टोरियन नहीं, अब पाश्चात्य हिस्टोरियन का मतलब होता है कि जो विदेश के यहाँ पर इतिहासकार है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही थी शुरू में, इतिहास लेखन स्टार्ट ही नहीं हुआ था। और इतिहास लेखन कब स्टार्ट हुआ, जब अंग्रेज भारत में आए। और जब अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेजों को भारत में शासन करना था, तो भारत में शासन करना था या फिर आप कहीं भी जाओ, अगर आप दूसरी कंट्री जा रहे हो और वहाँ के कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के राजनीतिक धार्मिक जीवन को नहीं जानोगे तो वहाँ के हिसाब से आप शासन नहीं कर सकते। तो कम से कम वहाँ के आपको क्रियाकलाप, वहाँ के पूरे जीवन को जानना जरूरी है, तभी आप वहाँ पर बेटर तरीके से शासन कर सकते हो। जैसे अभी हम भारत में रहते हैं, अगर हम चले जाएँ कहाँ पर, जापान चले जाएँ तो जापान में कैसा कल्चर चलता है, कैसे चीज़ें होती है, उन सबको हम जान पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे। तो वहाँ पर अगर हमको शासन करने का मौका मिले किसी भी तरीके से, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, तो हम वहाँ के इतिहास को जानने की कोशिश करें कैसा रहा और उनकी जानकारी हमको कैसे मिलेगी, वहाँ पर लिखे गए ग्रंथों से मिलेगी। तो उसी प्रकार अंग्रेज जब भारत में आए और शासन करने का उनको मौका मिला तो उन्होंने भारतीय राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के लोगों के लिए कार्य करने के लिए, भारत के लोगों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करना चालू किया। और उसी में आप देखोगे 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का इंग्लिश में अनुवाद किया जाएगा। तो उसके पीछे ये नहीं कि अंग्रेज पढ़ना चाहते हैं, उसके पीछे ये कि वो भारत की स्थिति को जानना चाहते हैं, तब जाकर भारत में इतिहास लेखन की परंपरा चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखना है, ये चीज़ हमको समझना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक इतिहासकार है और उस इतिहासकार का जो नाम है वो है PH कार, ठीक है। एक इतिहासकार है जिसका नाम है PH कार। तो हम शुरुआत में ही यहाँ पर वेस्टर्न जो हिस्टोरियन है, ठीक है, पाश्चात्य जो इतिहासकार है उसी को देखें। तो जो PH कार है, तो PH कार यहाँ पर इतिहास क्या है इसके बारे में बताता है कि इतिहास की अगर हम बात करें तो पहली बात बताता है कि इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच में एक अंतर क्रिया है। लिख देता हूँ इतिहास, ठीक है। इतिहास क्या है, तो जो इतिहास है वो इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच में अंतर क्रिया है। तथ्यों के बीच में अंतर क्रिया है, ठीक है, के बीच में अंतर क्रिया है, ठीक है। ये बताता है कौन, ये बताता है PH कार। तो PH कार ये बोलते हैं इतिहास के बारे में। तो जो इतिहास है वो इतिहासकार, अब इतिहासकार जो लिखता है, लेकिन लिखेगा कैसे, किसी तथ्य के आधार पर लिखेगा ना, किसी फैक्ट के आधार पर लिखेगा, कोई वस्तु के आधार पर लिखेगा। तो मैंने आपको बताया कि इतिहास जानने के 3 सोर्स है हमारे पास। एक तो पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब है कोई क्वाइंस हमको मिल गया, कोई सिक्का मिल गया, कोई अभिलेख हमको मिल गया, ठीक है, कोई हमको मंदिर मिल गया, तो वो पुरातात्विक क्या है, साक्ष्य है। और उन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि इस काल के रहे होंगे, क्योंकि ये इस लिपि से मिलता है, इस तरीके के संस्कृति से मिलता है, तो उस समय के रहेंगे तो इस
तरीके से हम चर्चा करते हैं किनका, इसके बारे में, ठीक है। तो जो इतिहास है वो पीएच कार के अनुसार यहाँ पर तथ्यों और इतिहासकार के बीच में एक, ठीक है, जो उन तथ्यों को देखकर जो इतिहासकार लिखता है वही क्या है, इतिहास है, ये हमको देखना है, ठीक है। जैसे अशोक का जो अभिलेख बहुत पहले हमको मिला था, ठीक है, लेकिन अशोक के अभिलेख में क्या लिखा था, कैसे लिखा था, किस प्रकार से वो इन चीज़ों को सोच के लिखा, इनके बारे में हम जान नहीं पाते थे। तो जब अंग्रेज आए, बहुत बड़े बड़े इतिहासकार, तो उन्होंने लिखना चालू किया, समझना चालू किया और इनको डीकोड करना चालू किया। तब जाके क्या हुआ, हमारे अशोक के बारे में और जितने भी बहुत सारे राजा हैं जिनके कुछ न कुछ अभिलेख, कुछ न कुछ क्वाइंस मिले हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम जान पाए। ये बोलता है पहली चीज़, ठीक है। और पीएचकार एक चीज़ और बोलता है कि जो इतिहास है वो भूत एवं भविष्य के बीच में अनवरत परिसंवाद है। एक और चीज़ बोलते हैं इतिहास के बारे में, जो इतिहास है वो भूत एवं भविष्य के बीच में, भूत एवं भविष्य के बीच में, भविष्य के बीच अनवरत परिसंवाद है, के बीच अनवरत परिसंवाद, ठीक है। भूत एवं भविष्य के बीच में अनवरत परिसंवाद है, ठीक है, परिसंवाद है, ये पीएचकार बोलते हैं। देखो, तो पास्ट और फ्यूचर के बीच में, ठीक है, जो एक अनवरत परिसंवाद है वही इतिहास, ठीक है। तो हम आज अभी देखते हैं इतिहास, तो इतिहास हम देखते हैं तो जो बीता हुआ कल है वही इतिहास है, लेकिन जो भूतकाल में हो चुका है और जो आने वाला जो भविष्य है उनके बीच में लगातार चलने वाला एक संवाद है कि कैसा होगा, और उससे हमको हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आगे सब चीज़ों को जानने में, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है, इतिहास क्या है, ये कोई जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से यहाँ पर इससे क्वेश्चन आते हैं। जब आप किसको देखते हैं, व्याख्याता के क्वेश्चन देखते हैं, आप नेट सेट, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर देखते हैं, तो इतिहासकारों का इतिहास के बारे में जो डेफिनेशंस है वो पूछे गए हैं। जैसे ऐसा दे देगा कि इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच में अंतर क्रिया को इतिहास किसने कहा है, तो उसमें 4-5 कौन रहेंगे, यहाँ पर इतिहासकार रहेंगे। तो कुछ लोगों का नाम आपको याद करना, वैसे तो लगभग 1000-2000 लोगों ने इसके बारे में दिया है क्या, डेफिनेशन, लेकिन सबको याद नहीं करना है, कुछ कुछ लोग इंपॉर्टेंट है और जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान पे रखना, ठीक है। उसके बाद एक और पाश्चात्य यहाँ पर इतिहासकार है जिसका नाम है जे.बी. ब्यूरी, ठीक है। उन्होंने क्या क्या है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए एक यहाँ पर हम देखते हैं, एक का नाम है यहाँ पर जे.बी. ब्यूरी, ठीक है। तो जे.बी. ब्यूरी ने इतिहास के संबंध में कौन से बातें कही है, इसको भी हम देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जे.बी. ब्यूरी की बात करें तो इन्होंने बोला है इतिहास एक विज्ञान है, न इससे कम और न इससे ज़्यादा। इन्होंने इतिहास को विज्ञान बोला है, ठीक है। चलो लिख देता हूँ, इतिहास, इतिहास एक विज्ञान है, इतिहास एक विज्ञान है, न इससे कम, न इससे कम और न इससे ज़्यादा, न इससे कम और न इससे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जे.बी. ब्यूरी है उन्होंने इसको साइंस बोला है, इतिहास को साइंस बोला है, और इतिहास साइंस से न तो किसी भी प्रकार से कम है और न ही किसी भी प्रकार से ज़्यादा है। ये कौन बोलता है, जे.बी. ब्यूरी बोलता है कि साइंस में हम जिस प्रकार के अवलोकन, जिस प्रकार के यहाँ पर सत्यता और जिस प्रकार के हम सापेक्षिता की बात करते हैं वो सब चीज़ें भी इतिहास में होती है, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, अशोक का अगर हम अलाउद्दीन खिलजी करते हैं, हम अशोक को ही महान क्यों बोलते हैं, अकबर को महान क्यों बोलते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे चीज़ें में हम अवलोकन करके पाते हैं जैसे हम साइंस में करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे हम साइंस में केवल न्यूटन के लॉ को ही पढ़ते हैं, ठीक है, और उससे संबंधित बहुत सारे लोगों ने भी उससे संबंधित खोज करने की कोशिश किया, तो उनको हम नहीं जानते क्योंकि न्यूटन ने ऐसा सिद्धांत ला दिया जो पूरी तरीके से सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल। तो उसी प्रकार के जो तथ्यपरक चीज़ें हैं वो किस में किया जाता है, यहाँ पर इतिहास में भी किया गया। इसलिए जे.बी. ब्यूरी ने इतिहास को एक विज्ञान क्या है, इतिहास एक विज्ञान है, न इससे कम है न इससे ज़्यादा है, ये इन्होंने बोला। एक और यहाँ पर पाश्चात्य इतिहासकार है जिसका नाम है रेनियर है, जिसका नाम आपको मिलेगा रेनियर, ठीक है। चलो रेनियर ने क्या कहा है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो जो रेनियर है, ठीक है, रेनियर यहाँ पर इतिहास को लेकर बताते हैं कि जो इतिहास, ठीक है, इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले लोगों के अनुभव की कहानी, ठीक है। चलो लिख देता हूँ, इतिहास जो है, इतिहास जो है सभ्य समाज में, सभ्य समाज में रहने वाले, सभ्य समाज में रहने वाले लोगों की, देखो इन्होंने बोला कि जो इतिहास है
वो सभ्य समाज में रहने वाले लोगों के अनुभव की कहानी। ठीक है, सभ्य समाज में रहने वाले लोगों के अनुभव की कहानी है। सभ्य समाज में रहने वाले लोगों के अनुभवों की कहानी है। अनुभवों की कहानी है। ये कौन बोलता है? ये यहाँ पर बोलते हैं रेनियर। ठीक है, रेनियर बताते हैं कि इतिहास जो है वो जो सभ्य समाज में, ठीक है, जो सिविल सोसाइटी है जिसमें रहते हैं, हम लोग रहते हैं, तो इन सब में रहने वाले जो लोग हैं उनके अनुभव की कहानी। वो जो भी चीज़ बीतता जाता है, जो भी चीज़ फ्यूचर में आने वाला होता है, ठीक है, तो उन्हीं सब अनुभवों को, उन्हीं सब अनुभवों का स्टोरी है, उन्हीं सब अनुभवों की कहानी। ठीक है, जो बीत गया है पास्ट, तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हम कर सकते थे, तो वही सब चीज़ों का यहाँ पर बताता है रेनियर। ठीक है, ये हमको देखना है। ठीक है, और एक और है कॉलिन वुड। ठीक है, एक और है यहाँ पर कॉलिन वुड है। ठीक है, तो कॉलिन वुड बहुत प्रमुख व्यक्ति है इतिहास सब्जेक्टों को लेकर। ऐसा बोला जाता है कि कॉलिन वुड यहाँ पर इन्होंने ही पूरी तरीके से बताया था इतिहास के उत्पत्ति एवं आरंभ का सिद्धांत। कि इन्होंने, कॉलिन वुड ने, ठीक है, इन्होंने ही बोला था कि हम ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जहां दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण है। कॉलिन वुड बताता है कि हम यहाँ पर ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जहां दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 19वीं सदी के लिए प्राकृतिक विज्ञान। तो ये कॉलिन वुड है, और कॉलिन वुड इम्पॉर्टेंट, इन्होंने बताया कि मानव में इतिहास जानने की प्रकृति कैसे है, इतिहास जानने के जो यहाँ पर मन कैसे हो। तो इन्होंने बोला कि व्यक्ति, अब यहाँ पर देखेंगे कि इस पृथ्वी पर कोई ना कोई एक पहला व्यक्ति आया होगा, फिर दूसरा, फिर उन्हीं की सभी संतानें हैं। तो उन्होंने फिर जब अपने पूर्वजों को जानने की कोशिश किया, तो उन्हीं पूर्वजों को जानने के सिलसिले में उन्होंने जाना कि कैसे मानव का उत्पत्ति हुआ। तो इनके बारे में सर्वप्रथम लिखने वाला कौन था? कॉलिन वुड था। तो कॉलिन वुड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतिहासकार है इतिहास के संबंध। तो इन्होंने बोला कि जो इतिहास है संपूर्ण इतिहास विचारधाराओं का इतिहास है। इन्होंने बोला, इन्होंने कौन से कोटेशन दिया? संपूर्ण इतिहास विचारधाराओं का इतिहास है। ठीक है, संपूर्ण इतिहास विचारधाराओं का इतिहास है। ठीक है, संपूर्ण इतिहास विचारधाराओं का इतिहास है। ठीक है, संपूर्ण इतिहास विचारधाराओं का इतिहास है। ये किसने कहा? ये यहाँ पर कहा कॉलिन वुड ने। ठीक है, ये हमको ध्यान पे रखना है। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो जो हेनरी पिरेन है, देखो अब मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिखेंगे जितने भी बच्चे इस क्लास को देखेंगे। तो जो हेनरी पिरेन है, हेनरी पिरेन ने बोला था, ये भी यहाँ पर वेस्टर्न इतिहासकार हैं। तो इन्होंने बोला था इतिहास में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। ठीक है, तो इतिहास को बोलता है कि जो भी व्यक्ति इतिहास में रहता है उन मनुष्यों की कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी कौन सी है? इतिहास। ये कौन बोलता है? ये बोलता है हेनरी पिरेन, लिख लेना। ठीक है, और जे.आर. जो एल्टन है, ये भी बहुत प्रमुख इतिहास कर रहेंगे, आएंगे बहुत सारे लोग अभी, बहुत सारे अपने मुद्दों को लेकर, बहुत सारे अपने रिसर्च को लेकर। तो जो जे.आर. एल्टन जी हैं, उन्होंने बोला इतिहासकार जो लिखता है वही इतिहास। ये कौन बोलता है? जे.आर. एल्टन। तो इसका जो कहना है वो थोड़ा सा विवादास्पद रहा कि वैसे में तो इतिहासकार कुछ भी लिख सकता है एक तथ्य को देखकर, प्रमाणिक सोर्स की जरूरत ही नहीं है। तो ये बोलता है कि इतिहासकार जो लिखता है वही इतिहास है। और ये गलत भी नहीं बोलता है कि आपने देखा होगा कि हम जितने भी भारत में किताबें पढ़ते हैं, तो कोई भी लेखक अगर लिखता है तो वो अपने तरीके से लिखता है, अपने मन मुताबिक लिखता है। उन्होंने अगर कांग्रेस की आलोचना किया है तो वो कांग्रेस की आलोचना किया है, जहाँ पर गांधी जी सही थे वहाँ पर उन्होंने गलत लिख दिया, जहाँ पर गांधी जी गलत थे वहाँ पर सही लिख दिया। वो इतिहासकार की मनोदशा है। ठीक है, तो इन्होंने जो लिखा वो भी सही कि इतिहासकार जो लिखता है वही इतिहास है। जैसे अशोक के अभिलेख हम देख रहे हैं कि उसको कोई दूसरी तरीके से भी लिख सकता था, या फिर लिखा भी होगा उसको, तो हम जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो इनका भी जो कहने का जो डेफिनेशन है वो भी पूछा जाता है किसका? जे.आर. एल्टन का। वो बोलते हैं इतिहासकार जो लिखता है वही इतिहास है, ये भी बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो इतना जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो वेस्टर्न इतिहासकार हैं उन्होंने इतिहास क्या है इसके बारे में लिखा है। जैसे एक बार रिपीट कर देते हैं, पी.एच. कार ने लिखा है इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच में यहाँ पर जो अंतरक्रिया होती है
वही इतिहास है। भूत एवं भविष्य के बीच में जो अनवरत परिसंवाद है वही इतिहास है पीएचकार के अनुसार। जे.बी. ब्यूरी लिखते हैं इतिहास एक विज्ञान है, न तो इससे कम और नहीं इससे ज़्यादा। ये सब डेफिनेशंस पूछे जाएंगे, ठीक है, पूछे जाने वाले हैं, याद रखना। रेनियर बोलता है कि सभ्य समाज में रहने वाले लोगों के अनुभव की कहानी ही इतिहास है। कोलिनवुड लिखते हैं संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास है। तो अब जो भी विचारधारा से इतिहास लिखते हैं वही क्या है इतिहास, ये बोलते हैं कौन, कोलिनवुड। दो और मैंने बताया हेनरी पिरेन और जे.आर. एल्टन, तो इसको भी आप लोग ध्यान पे रखें। चलो, तो ये है इतिहास क्या है, और इतिहास महत्वपूर्ण है आज के समय में, सभी समय में रहा है। और ये आज के समय में क्यों हमारे पाठ्यक्रम में, क्योंकि इतिहास हमको सिखाता है गलती नहीं करना है। इतिहास हमको सिखाता है कि जो चीज़ें हो चुकी उससे हमको यहाँ पर मोटिवेट होना है, प्रेरणा लेना है, गलती नहीं करने का, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और ये हमको समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इतिहास लेखन की विशेषता, ठीक है। इतिहास लेखन की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए, देखो चलिए समझते हैं। एक और पॉइंट पर हम बात करते हैं, इतिहास लेखन की विशेषता। इतिहास लेखन की विशेषता, इतिहास लेखन की विशेषता, ये हम देखते हैं। चलो, तो इतिहास लेखन की विशेषता, अब ये क्यों पढ़ते हैं, देखो, तो इतिहास लेखन की विशेषता हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इतिहास कोई भी लिख सकता है। मैं भी इतिहास लिख सकता हूँ, कोई तथ्य को देखकर, जितना मेरे नॉलेज है उसको देखकर लिख सकता हूँ। लेकिन मैं अगर कुछ लिखूँ तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, उसको आप नहीं पढ़ा सकते, उसको आप नहीं बता सकते। तो आप जब भी इतिहास पढ़ते हो तो आपने एक वर्ड सुना होगा कि ये एनसीईआरटी में दिया है ऐसा करके, एनसीईआरटी ऐसा बोलता है तभी ऐसा हम पढ़ते हैं करके। इतिहास को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी किताबें लिखी है, लेकिन उसको हम नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो उन व्यक्तियों के मनोचित की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो वो ऑथेंटिक हो सकता है, ऑथेंटिक नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई यहाँ पर प्रमाणिकता नहीं है। लेकिन जो यूनिवर्सल सत्य हो सकते हैं, जो बातें यूनिवर्सल हो, उन्हीं को हम इतिहास में प्रमाणिकता के रूप में रखते हैं, ठीक है। इसलिए इतिहास जब भी लिखते हैं, इतिहास जब भी लिखा जाता है, इतिहास लेखन की जब भी कुछ प्रयास किया जाता है तो उसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, कुछ बातों का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। और उच्च बातों का ध्यान रखेंगे तभी इतिहास लेखन यहाँ पर सही तरीके से हो पाएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो इसी विशेषताओं को हम चर्चा करें। देखो, जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने देखा कि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा ही नहीं है, भारत में इतिहास लेखन किया ही नहीं जाता, ये अपने इतिहास को लिखते ही नहीं है। तो जब इन्होंने बड़े बड़े स्मारक, बड़े बड़े सब चीज़ों को देखा, तब अंग्रेजों को लगा कि भारत में इतिहास बहुत समृद्ध रहा है, उस इतिहास को हमको जानना चाहिए, उस इतिहास को हमको समझना चाहिए, ठीक है। जैसे अशोक के जो स्तंभ लेख हैं जो खड़े हैं 55-60 फीट, ठीक है, उन सब को देखकर ये लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। उनके बड़े बड़े शिलालेख में जैसे बहुत सारी चीज़ें लिखी है, उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो इन सब को जानने के लिए उन्होंने इतिहास लेखन चालू किया और भारत के बड़े बड़े ग्रंथ, महाभारत, गीता, पुराण, रामायण, हमारे उपनिषद, बहुत सारे जितने भी, सबको इन्होंने अनुवाद करने की कोशिश की। और उसी तारतम्य में देखा तो भारत में फिर इतिहास लेखन की परंपरा है। इससे पहले भी भारत में इतिहास लेखन होता था, लेकिन उन्होंने उनको इतिहास लेखन के पैरामीटर में नहीं माना। क्यों नहीं माना, आगे इसकी विशेषता हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। चले, तो इतिहास लेखन की जो विशेषता है वो कुछ बातों पर निर्भर होता है। जैसे इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो उल्लेखित घटना सत्य हो, ठीक है, उल्लेखित घटना सत्य हो, उल्लेखित घटना सत्य हो, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, उल्लेखित घटना सत्य हो, ठीक है। तो इतिहास में जो भी घटना का आप उल्लेख कर रहे हो वो घटना सत्य होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपने तरीके से बना दिए हो, अपने हिसाब से उसको लिख दिए हो। तो ये चीज़ें पे ध्यान रखना कि जो भी आप उल्लेख कर रहे हो, जो भी घटना के बारे में लिख रहे हैं, वो कोशिश करें कि वो 100% सत्य हो, ठीक है। आप अपने मन की उपज को नहीं लिखेंगे, और अगर आप मन की उपज के लिखते हो उसको प्रामाणिक नहीं माना जाता। इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, ये हमको देखना है। नहीं तो बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखे, इतिहास पर बुक लिखे हैं, तो ये हमको ध्यान पे रखना है। उल्लेखित घटना सत्य होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने शुरुआत में ही बात की कि इतिहास में असत्यता के लिए जगह नहीं रहता, ये हमको देखना है। दूसरा जो चीज़ है, घटना का विवरण प्रामाणिक स्रोतों पर निर्भर हो, ठीक है। घटना का जो विवरण है, ठीक है, किसका विवरण, घटना का विवरण
प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित हो। घटना का जो विवरण है वो प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित हो, प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित हो। ठीक है, अगर आप इतिहास लिख रहे हैं, ठीक है, और इतिहास लेखन कर रहे हैं और आप कुछ भी घटना को लिख रहे हैं तो उसका प्रमाण क्या है, उस प्रमाण का सोर्स क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 3 सोर्स हो सकते हैं। एक तो पुरातात्विक साक्ष्य हो सकते हैं, जैसे आपको कोई सिक्का मिला, जैसे आपको कोई मंदिर मिला, जैसे आपको कोई मूर्ति मिला, तो उस सिक्का और उस मूर्ति और उस मंदिर के बारे में आपको रिसर्च करना है, जानने की कोशिश करना है कि कौन के काल से हो सकते, कौन से राज्य से संबंधित हो सकते, उनको आपको डिकोड करना है। ऐसा नहीं कि कोई सिक्का मिला तो उसको आप बोल दिए कि ईरान का सिक्का है और ईरान और भारत का कोई संबंध ही नहीं रहा है उस समय, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो घटना का जो विवरण है वो प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, और वो जो सोर्स है वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक होना चाहिए, ये आपको ध्यान पे रखना है। उसके बाद तीसरा चीज़ अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो जो तीसरा चीज़ है यहाँ पर इतिहास लेखन की विशेषता में, वो घटना कार्यकरण सिद्धांत पर निर्भर होना चाहिए। ठीक है, घटना किस पर निर्भर होना चाहिए, घटना कार्यकरण सिद्धांत पर निर्भर होना चाहिए। ठीक है, घटना कार्यकरण सिद्धांत पर निर्भर होना चाहिए। ठीक है, अब कार्यकरण सिद्धांत क्या होता है कि कोई भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ये होता है। ठीक है, कार्यकरण सिद्धांत यही है कि कोई भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे अकबर अगर गुजरात जीतेगा, गुजरात जीतने की कोशिश करेगा तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, ऐसे तो हंसी मजाक में नहीं चला जाएगा उतने बड़ा लड़ाई लड़ने। ठीक है, यहाँ पर अगर अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद पूरी तरीके से भेरी घोष की नीति छोड़ा और धम घोष की नीति को अपनाया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, क्योंकि उसका मन द्रवित हुआ और फालतू लोगों की जान लेना उन्होंने बंद कर दिया, ये उसका देखेंगे। तो कोई ना कोई जो घटना होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। तो इन्होंने बोला कि कार्य कारण सिद्धांत पर निर्भर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर अगर यहाँ पर मूर्ति मिल रहा है तो उस मूर्ति का उपयोग मूर्ति पूजा के लिए करेंगे कि उसको कोई और दूसरे की चीज़ के लिए करेंगे, तो उसके पीछे हमको कार्यकरण सिद्धांत ढूंढना है इतिहास में। ठीक है, ये हमको देखना है, ये हमको जोड़ने आना चाहिए, ये विशेषता होती है इतिहास लेखन की। चौथा जो चीज़ होता है सबसे इम्पोर्टेंट है निरपेक्ष लेखन की कला। किनकी कला, निरपेक्ष लेखन की कला, और आजकल इन्हीं का अभाव है। ठीक है, निरपेक्ष लेखन की कला। ठीक है, अब निरपेक्ष लेखन की कला का मतलब होता है कि आपको जब भी कोई चीज़ लिख रहे हो तो आपको किसी से न तो प्रभावित होना है और न ही किसी का आलोचना करना है। जो चीज़ें सही है उसको सही लिखना है। जैसे निरपेक्ष लेखन की अगर हम देखेंगे तो भारत में अभाव रहा है। भारत में अभाव कैसे रहा है, जैसे भारत में बहुत सारे यहाँ पर प्रामाणिक सोर्स के रूप में हम उपयोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखा गया, जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बायस्ड लिखा गया है, बिकाऊ टाइप से लिखा गया। जैसे हम देखेंगे पृथ्वीराज चौहान के लिए जो चंदर बरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसा बोला जाता है कि बढ़ा चढ़ा के लिखे। अब ये कोई गलत मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा बोला जाता है। आप देखो शब्द भेदी बाण छोड़ते थे, ऐसा बोला गया है कि पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी उससे 24 गज दूर रहते हैं, फिर भी मोहम्मद गौरी को यहाँ पर उनके बातों से सुनकर वो बाण लगा देते हैं, ये बोला जाता है। बहुत सारी चीज़ें अकबर के लिखी गई कि अकबर ने जब अपना अंतिम जो युद्ध है असीरगढ़ का किला जब जीता तो उनको सोने की चाबी से खोला, तो ये सही नहीं लगता है। ठीक है, वहाँ पर जो दरबारी कवि उन्होंने राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए सब चीज़ें लिखा है, ये ऐसा होता है, ये सब चीज़ें ऐसा लिखा गया है। तो आप देखोगे भारत में बहुत सारी जो किताबें हैं वो राजा को खुश करने के लिए लिखा गया है, राजा के जयगाथा गाने के लिए लिखा गया है और राजा की गलतियों को नहीं बताया गया। तो ये निरपेक्ष लेखन नहीं है। ठीक है, इसमें आप बायस्ड है, आप उस राजा के पूरी तरीके से प्रशंसा में लिखे हैं। तो इसी चीज़ को बोला गया कि इतिहास लेखन की विशेषता में ये भी आनी चाहिए, निरपेक्ष लेखन की कला होनी चाहिए, ये हमको ध्यान पे रखना है। चलो, तो इतिहास लेखन की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कूट ऊट बना के, तो आपको ध्यान रखना है कि जो उल्लेखित घटना इतिहास में वो सत्य हो, ये ध्यान रखना है। घटना का विवरण प्रामाणिक सोर्स के आधार पर होना चाहिए, घटना कार्यकारण सिद्धांत पर निर्भर होना चाहिए, और निरपेक्ष लेखन की कला यहाँ पर इतिहास में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये भी बहुत इसकी अच्छी और अच्छी विशेषता है। ठीक है, चलो, तो ये हमको ध्यान पे रखना है। चलो, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारत के नाम की चर्चा। ठीक है, जो हमारा भारत देश पड़ा है, तो भारत देश को बहुत सारे जगह पर बहुत अलग अलग समय में अलग अलग नाम से जानते हैं।
और बहुत सारे अलग अलग नाम भी आते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम चर्चा करते हैं और ये भी आपके जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे भी कुछ कुछ समय पर देखने को हमको मिलते रहते हैं। ठीक है, चलो तो भारत के नाम की हम चर्चा करते हैं। चलिए भारत के नाम की चर्चा, भारत के नाम की चर्चा, नाम की चर्चा कि कहाँ कहाँ पर भारत देश आए। देखो आपने दो कहानियाँ तो बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जो भारत देश है वो एक राजा थे जिसका नाम था दुष्यंत और उसकी पत्नी थी शकुंतला। ठीक है, तो दुष्यंत और शकुंतला की पत्नी, दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र है जिनका नाम भरत था, और वो कहाँ के शासक थे, वो हस्तिनापुर के शासक थे। अब हस्तिनापुर आपने कहीं ना कहीं महाभारत इन सब चीज़ में सुना होगा नाम। ठीक है, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पंचाल, ये सब आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भारत नाम की अगर हम चर्चा देखते हैं तो पहले जो चर्चा है भारत को लेकर वो आता है एक राजा, एक राजा कौन है, दुष्यंत। ठीक है, एवं उसकी रानी कौन है, शकुंतला। ठीक है, तो दुष्यंत और जो शकुंतला है, ठीक है, ठीक है, तो दुष्यंत और जो शकुंतला है, ठीक है, उनका पुत्र रहता है भरत, इनका पुत्र रहता है भरत। और ये जो दोनों रहते हैं, ठीक है, ये जो दुष्यंत जो राजा रहता है वो हस्तिनापुर क्षेत्र का राजा रहता है। कहाँ का राजा रहता है, हस्तिनापुर क्षेत्र का राजा रहता है। ठीक है, और ये हस्तिनापुर क्षेत्र है, ये हस्तिनापुर क्षेत्र आज का जो हमारा दिल्ली और जो मेरठ वाला इलाका है इसको बोला जाता है। ठीक है, हम महाजनपद काल पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को क्लेरिफाई करेंगे। ठीक है, दिल्ली एवं कहाँ पर जो मेरठ वाला जो क्षेत्र है इसको हस्तिनापुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो एक जो दुष्यंत एवं शकुंतला है जिनका पुत्र भरत था उनके नाम से भारत नाम पड़ा है, ये भी हमको देखने को मिलता है, ये भी चर्चा हमको सुनने को मिलता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। दूसरा अगर हम देखेंगे तो आप सभी जानते हैं जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखेंगे भारत में जब वैदिक धर्म विकृति आएगी, वैदिक धर्म जब प्रदूषण आएगा, बहुत ज़्यादा यज्ञों का, बहुत ज़्यादा कर्मकांडों का, बहुत ज़्यादा बलि प्रथा का जब यहाँ पर प्रभाव बढ़ जाएगा और यहाँ पर व्यक्तियों को उनके जन्म के हिसाब से वैश्य शूद्र इन सब में बांट दिया जाएगा, तो फिर दो धर्म आएंगे और एक बहुत पुराना धर्म रहेगा जिसको हम जैन धर्म बोलते हैं और एक उसी समय रहेगा जो बौद्ध धर्म रहते हैं। तो उस जैन धर्म के जो संस्थापक है जिसका नाम ऋषभदेव है, ठीक है, तो उस जैन धर्म, ठीक है, तो जो जैन धर्म है और आप सभी को पता है कि जो जैन धर्म है और इस जैन धर्म के जो संस्थापक कौन है, ऋषभदेव। ठीक है, तो ऋषभदेव के यहाँ पर दो पुत्र होंगे, ऋषभदेव के हम यहाँ पर देखेंगे दो पुत्र होंगे। एक पुत्र का नाम रहेगा यहाँ पर महाबली जिसको आप बाहुबली भी बोलते हो, ठीक है, और एक इसका नाम रहेगा भरत, एक इसका नाम रहेगा, एक पुत्र का नाम रहेगा भरत। तो जो महाबली या फिर जिसको हम बाहुबली बोलते हैं उसका जो मूर्ति है वो लगा है कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर और जिसका हर प्रत्येक 12 साल में महामस्तकाभिषेक भी किया जाता है। ठीक है, तो किनके बेटे हैं वो, ऋषभदेव के बेटे हैं। और ऋषभदेव कौन है, जैन धर्म के संस्थापक है, ये आपको देखना है, प्रथम तीर्थंकर है। ठीक है, तो ये महाबली है और ये कौन है, भरत। तो महाबली कहाँ पर है, दक्षिण भारत में है और भरत कहाँ पर है, उत्तर भारत में। तो जो यहाँ पर आप देखोगे जो ऋषभदेव यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश के थे। कौन से वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे, जिसको सूर्यवंशी बोला जाता है। और ये जो इक्ष्वाकु वंश है ये राज करता था, ये शासन करता था अयोध्या वाले क्षेत्र पर। कौन से वाले क्षेत्र पर, अयोध्या। और अयोध्या बताने की जरूरत नहीं कि अयोध्या किनका जन्मभूमि है, तो राम जन्मभूमि है। और भगवान राम को भी आपने सुना होगा, जब भी रामायण देखा होगा तो मैं इक्ष्वाकु वंश का हूँ और वो बोलेंगे कि मैं सूर्यवंशी राजा हूँ। तो ये जो इक्ष्वाकु वंश है और जो सूर्यवंशी राजा है तो इन्हीं के वंशज कौन है, यहाँ पर भगवान राम है। तो ऋषभदेव के जो बेटे रहते हैं भरत, ऐसा बोला जाता है कि इनके नाम से भारत का नाम भारत पड़ा, ये बोला जाता है। और ये जो क्षेत्र है वो कौन सा वाले, अयोध्या वाले क्षेत्र है। और इनका जो बेटा कौन है, महाबली, वो दक्षिण भारत गया तो दक्षिण भारत में भी इक्ष्वाकु वंश के वंशज हमको देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हमको इक्ष्वाकु वंशी राजा हमको देखने को मिलते हैं। तो एक कहानी हमको ये भी मिलती है कि यहाँ पर जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जो इक्ष्वाकु वंश के थे, सूर्यवंशी राजा थे, अयोध्या क्षेत्र में रहते थे। तो इनके जो बेटे हैं महाबली और भरत, तो महाबली तो दक्षिण भारत चले गए और आज भी उनका बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है। ठीक है, कहाँ पर, जो
कर्नाटक है उसके श्रवणबेलगोला पहाड़ी पर, और उसका हर 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक किया जाता है, पूरी तरीके से दूध के साथ नहलाया जाता है उतनी बड़ी मूर्ति को प्रत्येक 12 साल में, ठीक है। और उनका बेटा भरत के नाम पर भरत पड़ा, ये हमको मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी हमको मिलता है, एक हमको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि भारत देश का जो नाम है वो हिंदुस्तान भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, तो एक नाम भारत देश का हमको मिलता है, कौन सा? हिंदुस्तान, ठीक है। और हम गाना भी गाते हैं हम हिंदुस्तानी करके। तो ये जो हिंदुस्तान है, जो भारत देश का नाम मिलता है, तो ये हिंदुस्तान भारत देश का नाम कहाँ कहाँ पे मिलता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, तो आप सभी जानते हैं कि एक देश है ईरान, एक देश कौन सा है? ईरान। और आप ईरान इराक तो सुने ही होंगे, ठीक है। तो जो भारत देश के बाद हम भारत के जो उत्तर पश्चिम में अगर हम जाएंगे तो पाकिस्तान मिलता है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, और इसी के बाद हमको ईरान इराक मिलता है। तो कहीं ना कहीं भारत और जो ईरान है वो एक लगा हुआ क्षेत्र हम देख सकते हैं। तो जब आप पढ़ोगे भारत में विदेशी आक्रमण, तो सबसे पहले भारत में जो विदेशी आक्रमण करने वाला रहेगा वो एक ईरानी शासक ही रहेंगे, जिसका नाम रहेगा, जिसको हम दारा प्रथम या फिर डेरियस प्रथम बोलते हैं। तो जो दारा प्रथम है और जो डेरियस प्रथम है वो भारत के सिंध क्षेत्र को जीतते हैं। किस क्षेत्र को जीतते हैं? सिंध क्षेत्र को जीतते हैं। और ऐसा कहानी हमको मिलता है कि सिंध क्षेत्र को जीतकर वो अपने राज्य की इसको विश्व प्रांत बनाता है और वहाँ से 360 टन टेन कर वो वसूल करता है। ऐसा हमको मिलता है कहानी, किसका? डेरियस प्रथम के बारे में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ईरान में एक वंश है ससानी वंश। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान में एक वंश रहता था और उस वंश का नाम है ससानी वंश। और इस ससानी वंश के अगर हम राजा की बात करें तो इस ससानी वंश के राजा थे, राजा का नाम अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है। राजा का जो नाम था शाहपुर प्रथम था, ठीक है। ससानी वंश के जो राजा थे जो ईरान में थे, तो उनका जो नाम था वो शाहपुर प्रथम था, ठीक है। तो जो शाहपुर प्रथम है, जो ईरान के ससानी वंश के जो शासक थे, तो इनका एक अभिलेख मिलता है, ठीक है। इनका एक हमको अभिलेख मिलता है, तो उस अभिलेख का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी थोड़े से अटपटे हमको देखने को मिलेंगे। तो इनका एक अभिलेख मिलता है, अभिलेख का जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है, नख-ए-रुस्तम, ठीक है। इनका जो अभिलेख का नाम है वो नख-ए-रुस्तम है, ठीक है। वो क्या है? नख-ए-रुस्तम, ठीक है। इनका जो अभिलेख है वो नख-ए-रुस्तम है, जो हमको कहाँ पे मिलता है? ईरान पे मिलता है, ठीक है। अब इसका जो टाइम बताया गया है वो 262 ईस्वी बताया गया है। कब बताया गया है? 262 ईस्वी। और अभी हम कहाँ पे हैं? तो अभी हम हैं 2025 में, ठीक है। तो ये 262 ईस्वी का है, ठीक है। 2062 का है, सॉरी 2062 बोलता हूँ, 262 का है, ठीक है। अभी हम 2025 में हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर सिंध प्रांत के लिए हिंदुस्तान, जैसे हम देखते हैं ये लोग फारसी ऐसा कुछ वर्ड ये लोग यूज़ करते थे अपने में, तो ये यहाँ पर सिंध लिखते थे तो उसमें लोप हो जाता था। लोप कैसे हो जाता था? ये हिंद फा हो जाता था, ठीक है, ऐसा। तो इस सिंध को हिंद बोल देते थे। सिंध को क्या बोलते थे? जब ये लोग बोलते तो हिंद बोलते थे। तो यहीं पर सिंध प्रांत के लिए किसका वो हुआ? हिंद का यहाँ पर प्रयोग करते थे। तो देखो, इन्होंने सिंध प्रांत के लिए किसका उपयोग करते थे? हिंद का प्रयोग करते थे, और उन्हीं से हिंदुस्तान निकल के है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। लेकिन जो सिंध प्रांत है ये उसी सिंध प्रांत के लिए, पूरा हिंदुस्तान तो आप देखोगे कन्याकुमारी तक मिलेगा, इधर आपको असम तक मिलेगा, इधर आपको गुजरात तक मिलेगा, तो ये है। लेकिन इन्होंने इसको किसके लिए उपयोग किया? केवल सिंध प्रांत, जो आज का पाकिस्तान में सिंध जो प्रांत है उसके लिए क्या है, ये हमको देखना है। तो ये हिंदुस्तान पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं मिलता, लेकिन ये सिंध को हिंद बोलते थे, ठीक है, या फिर उनके प्रोनाउंसिएशन में, उनके बोलने में ऐसा हो जाता है, ये हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान का अगर हम देखेंगे उल्लेख तो ईरानियों से मिलता है, ससानी वंश के शासक शाहपुर प्रथम, जिसका अभिलेख है नख-ए-रुस्तम, जो 262 का है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं अरबी साहित्य। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक और है अरबी साहित्य, ठीक है, मतलब अरब देश का जो साहित्य है, अरबी जो लिटरेचर है। तो जो अरबी साहित्य है, और जो अरबी साहित्य है ये फारसी भाषा में लिखे गए हैं। कौन से भाषा में लिखे गए? अधिकतर फारसी भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर एक हमको एक साहित्य मिलता है, मतलब एक किताब मिलता है जो अरबी साहित्य का किताब है, जो फारसी भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। तो इनका जो किताब नाम है वो नाम है हुदूद अल आलम, ठीक है। चलो लिख देता हूँ, थोड़ा सा अजीब नाम हमको मिले क्योंकि ये भाषा ही अलग है ना, ठीक है। चलो, तो उसका नाम हमको मिलेगा हुदूद अल आलम, ठीक है।
तो ये जो अरबी किताब है जिसका नाम है हुदूद अल आलम, तो यहाँ पर ये 9वीं सदी का है। ये कौन सी सदी का है? ये 9वीं सदी का है, ये हमको देखना है। तो इस 9वीं सदी में, और 9वीं सदी किसको बोलेंगे अपन? 801 से लेकर 900 तक का जो ईयर है उसको हम देखेंगे। तो इसमें हम संपूर्ण भारत के लिए लिखेंगे, इसमें हम संपूर्ण भारत के लिए क्या मिलता है? हिंदुस्तान मिलता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, मैं देख रहा था, क्वेश्चन में ये लिखा था कि पहली बार भारत में या पहली बार भारत को हिंदुस्तान कहाँ पे इसका वर्णन मिलता है। तो उसमें ऑप्शन, बहुत सारे बच्चों ने इसको मारा था, किस कौन सा अभिलेख? नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख को, और उसमें ऑप्शन में ये भी था हुदूद-ए-आलम, लेकिन उसमें आंसर लिया था हुदूद-ए-आलम। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है भाई कि यहाँ पर जो ईरान वाला है ससानी वंश, उसमें हिंदुस्तान केवल किस प्रांत के लिए आया है? सिंध प्रांत के लिए है, पूरे भारत के लिए नहीं आया। जबकि हुदूद-ए-आलम जो 9वीं शताब्दी का है वो संपूर्ण भारत के लिए है, जो कौन सी है? अरबी साहित्य है, जो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर एक और लेखक है या फिर एक और दरबारी व्यक्ति है जिसका नाम है ईसानी, जिसका नाम है इसामी। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है, जिसका नाम है इसामी। ठीक है, तो ये जो इसामी है आप सभी जानते हैं, भारत में एक पागल सुल्तान के नाम से जानते हैं जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जिसको हम पागल सुल्तान, अभागा सुल्तान ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था, और इन्होंने यहाँ पर एक किताब लिखी, किताब का नाम है फुतूह उल सलातिन। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी है फुतूह उल सलातिन। ठीक है, फुतूह उल सलातिन। ठीक है, इन्होंने किताब लिखा है और किताब का नाम है यहाँ पर फुतूह उल सलातिन। तो जो फुतूह उल सलातिन है, इस फुतूह उल सलातिन में इन्होंने उल्लेख किया है हिंदुस्तान भूमि एवं सतह दोनों जगह पे। इन्होंने इसी किताब में उल्लेख किया है कि जो हिंदुस्तान है, इन्होंने उल्लेख किया है हिंदुस्तान भूमि एवं सतह दोनों में है। ठीक है, हिंदुस्तान भूमि एवं सतह दोनों पे है, हिंदुस्तान भूमि एवं सतह दोनों में है, भूमि एवं सतह दोनों में है, ऐसा उन्होंने बोला। और यहाँ पर इन्होंने इसके द्वारा ये बताने का प्रयास किया, विहत्तर भारत को, किसको बताने का प्रयास किया? विहत्तर भारत को। इन्होंने भारत के जो हम सतह को देखते हैं, जो ज़मीन को देखते हैं, उनके साथ साथ ही भारत की जो सामुद्रिक सीमा है, जैसे आज आप 12 नॉटिकल मील तक भारत का सामुद्रिक सीमा या फिर हर देश का सामुद्रिक सीमा लगता है, ऐसा आप पढ़ते होंगे भूगोल में। तो उसी के बारे में बात करता है विहत्तर भारत। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इन्होंने पूरी तरीके से आज के जो आसियान देश है, आसियान देश कहने के मतलब जो दक्षिण पूर्व के देश है, जिसमें आप जावा, सुमात्रा, लाओस, बोर्नियो, इंडोनेशिया को पढ़ते, उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे भाग थे, और इसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया था, इनको बनाने का प्रयास किया था अशोक ने, क्योंकि अशोक ने जब बौद्ध धर्म का प्रसार यहाँ पे किया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, बोर्निया, तो इन जगह पर बौद्ध धर्म पूरी तरीके से फैल गया। और जहाँ इसका ओरिजिन हुआ बौद्ध धर्म का भारत में, वहाँ पर ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये सब बौद्धिस्ट कंट्री बन गए। तो इन सबको पूरी तरीके से बौद्ध यहाँ पर धार्मिक उपनिवेश बनाने का प्रयास अशोक ने किया था, और वो हमारे भाग हुआ करते थे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसके बारे में लिखता है कौन? ये लिखता है इसामी, फुतूह उल कौन सा? सलातिन के बारे में। तो ये हिंदुस्तान 3 जगह पर हमको दिखता है, 3 जगह पर हमको हिंदुस्तान का उल्लेख दिखता है, ये आपको ध्यान होने चाहिए। एक हम देखेंगे ईरान, तो ईरान में ससानी वंश है, जो शाहपुर प्रथम लिखता है। अभिलेख कौन सा है? नक्श-ए-रुस्तम 262 में। ठीक है, सिंध के बारे में लिखता है। अरबी साहित्य की अगर हम बात करें, जो फारसी भाषा में लिखे गए हैं, जो हुदूद अल आलम, जो संपूर्ण भारत के लिए उपयोग करता है, 9वीं सदी का है। ठीक है, साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखें तो इसामी जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था, जिन्होंने फुतूह उल सलातिन एक बुक लिखा है, उस बुक में उल्लेख करता है हिंदुस्तान भूमि एवं सतह दोनों, मतलब ये 72 भारत के बारे में बताता है, ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको याद करते हुए चलना। मैंने पहले बताया ना, जो पहला वाला जो बताया वो पूछा गया है यहाँ पर नेट के एग्ज़ाम में, और उसमें अधिकतर बच्चों ने लगाया था कि इसका ईरान का जो यहाँ पर ससानी वंश के राजा के उल्लेख के द्वारा। ये हमको देखना है, ये हमको समझना है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं तो एक और नाम हमको मिलता है भारत का, जो नाम कौन सा है? जम्बूद्वीप के नाम से। ठीक है, जम्बूद्वीप आप सुने होंगे, जम्बू द्वीप करके। ठीक है, तो जो जम्बू द्वीप है
ये भी एक भारत का नाम हमको मिलता है। तो इसका वर्णन कहाँ पे आता है? भारत को जम्बू द्वीप के नाम से कहाँ पे लिखा गया है? तो ये अशोक के अभिलेखों में हमको मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है हमको? अशोक के अभिलेख। और आप सभी जानते हैं कि अशोक के अभिलेख बहुत ज़्यादा मिले, उसका स्तंभ लेख भी मिला है, उसका बृहद दीर्घ शिलालेख भी मिला है। ठीक है, लघु शिलालेख, बहुत सारे गुफा लेख, इनके बहुत सारी चीज़ें हमको मिला है। तो उसमें यहाँ पर जो अशोक के अभिलेख हैं, तो अशोक के अभिलेखों में हमको भारत का नाम कुछ जगहों पर जम्बू द्वीप के नाम से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अशोक के अभिलेखों में भारत का जो नाम है वो हमको पता चलता है जम्बू द्वीप के बारे में। ठीक है, एक और है पुराण। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में एक और है पुराण। ठीक है, जैसे आप 18 पुराणों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो पुराण है, ठीक है, तो जो पुराण है, ठीक है, तो यहाँ पर पुराणों में जो एक सप्तद्वीप का चर्चा आता है, 7 द्वीप का जो चर्चा आता है। ठीक है, पुराणों में यहाँ पर 7 प्रकार के जो सप्त द्वीप है उनका यहाँ पर चर्चा आता है। ठीक है, तो जो सप्त द्वीप का जो चर्चा आता है, तो इसमें जो 7वां जो द्वीप है वो जम्बू द्वीप है। 7वां जो द्वीप है वो कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप है। ठीक है, 7वां जो द्वीप है वो कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप है। ये हमको चर्चा मिलता है पुराणों में। ठीक है, एक चीज़ और लिख लेना कि जो पुराण है, तो कुछ पुराणों में यहाँ पर भारत का नाम हमको हेमवर्त के नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है हमको? हेमवर्त के नाम से मिलता है पुराणों में भारत का नाम। ठीक है, किस नाम से मिलता है हमको? हेमवर्त के नाम से मिलता है। तो ये भी चीज़ें आपको देख लेना है, ये भी चीज़ें आपको याद करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, चलो, तो जम्बू द्वीप की अगर बात करें तो इनका जो वर्णन है वो हमको अशोक के अभिलेखों में मिलता है। ठीक है, पुराणों में जो 7 द्वीप में एक जो 7वां द्वीप है कौन सा है? यहाँ पर जम्बू द्वीप है, तो उस पर भी यहाँ पर मिलता है, उसको भी हमको देखना है। चलो, तो आज हम भारत के नाम की चर्चा कर रहे थे, कल भी और बच जाएगा कि चीन में या फिर चीन के साहित्य में भारत का नाम कैसे मिलता है, भारतवर्ष कहाँ पे मिलता है, और इंडिया के नाम से इनको कहाँ कहाँ पे इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में क्या नाम मिलता है। ठीक है, आर्यों ने इसको कौन सा प्रदेश बोला है। ठीक है, मनुस्मृति में क्या नाम मिलता है। तो इन सब चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में। तो भारत के नाम के जो नामकरण है वो कल अर्थात कल तो सैटरडे जब भी होगा तब इनको हम देखेंगे। और यहाँ पर ये 5 से 10 मिनट और लगेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मानव उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो जितने बच्चे तैयारी करना चाहते हैं व्याख्याता की, तो मेरे साथ जुड़कर तैयारी करेंगे। साथ ही साथ साध्य PSC अकेडमी के द्वारा बहुत सारे कोर्सेज शिक्षक भर्ती के लिए और विभिन्न प्रकार के जो CGPSC और व्यापम के द्वारा जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कराया जाता है। तो जुड़ेंगे और अपनी तैयारी करेंगे। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।